Good morning, everyone. I hope आवाज वीडियो क्लियर होगा. Done. Good morning, Apurva. Good morning, Neha. Good morning, Rakesh. Good morning, Raksha. Good morning, Kuldeep. Okay, Apurva. Thank you. Wish you all a very happy Merry Christmas. पता है कल था पर कल विश नहीं कर पाए तो आज विशेष ले लीजिए. कल 12th को विशेष मिली. जी थैंक यू. फॉरेन कंट्रीज में तो क्रिसमस का अलग ही फन होता है. क्रिसमस कार्निवल चल रहा है. अब तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो गया है ये सब. इंडिया में भी चर्च वगैरह है पर अभी कोविड सिचुएशन की वजह से अब की बार चर्च वगैरह सब क्लोज था और बस वैसे ही प्रेयर हुई है. आज तो भी चैप्टर बहुत ही एंडिंग पे है. फाइनली कंप्लीट हो जाएगा आज. जी बिल्कुल. न्यू ईयर भी अपना नहीं है न्यू ईयर. हाँ फिर भी अपन न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते. जी. अपने जैसा दिवाली है वैसे ही उनके लिए क्रिसमस फेस्टिवल है. ठीक है. मॉमडन्स के लिए जैसे ईद वगैरह होता है. जी बिल्कुल वैसे ही उनके लिए क्रिसमस का सेम ही मतलब वेटेज है. सेम इम्पोर्टेंस है उन लोगों के लिए. फिर भी अब की बार ऐसा हुआ है कि अपन ने तो दिवाली फिर भी मना ली. लोग रुके ही नहीं है बिल्कुल भी चाहे कोरोना फैले कुछ भी फैले. पर इन लोगों की प्रेयर के लिए चर्च वगैरह सब बंद रहे. जयपुर में भी आजकल तो बहुत प्यारा प्यारा सा डेकोरेशन किए रखते हैं क्रिसमस के लिए. अपना न्यू ईयर तो कौन सा होता है बताओ. अपना न्यू ईयर कौन सा होता है. कौन बताएगा. कब आता है अपना न्यू ईयर. बिल्कुल रक्षा. सब्रोगेशन समझा देंगे. कंट्रीब्यूशन समझा देंगे और मिटिगेशन समझा देंगे. ठीक है. ये किसमें आया था अपना पीछे ही था ना पॉइंट किसी में. जी ठीक है. फंक्शंस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस थे. ठीक है ठीक है. बताइए. वेरी गुड वेरी गुड. अप्रैल में अपना न्यू ईयर स्टार्ट होता है. सबका अलग अलग होता है. वो अप्रैल फुल भी अपना नहीं होता. वो भी पता नहीं कौन ही लेके आए हैं और इंडिया वाले मनाने लगे.
अपन देखो लास्ट जो अपना पॉइंट चल रहा था वो अपन आज डिस्कस कर ही लेते हैं, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा ये। फंक्शंस आई थिंक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, करे कि नहीं करे बताइए। फंक्शन से चल रहे थे अपने, कंसोलिडेशन है वो अपना अपन ने देखा था। कंसोलिडेशन के बाद सेकंड वाला पॉइंट अपने को देखना है, ब्रेक द बल्क, यही वाला है ना जी। चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर। आज तो बहुत ही कम से स्टूडेंट है। सबसे पहला कंसोलिडेशन समझ आ गया था, बताओ। गुड मॉर्निंग सुधीर। कंसोलिडेट, अलग अलग जगह से और अपन सेम वैरायटी की कोई भी पर्टिकुलर जैसे थिंग है वो अपने पास आ रही है, ये मान लीजिए कि एक जगह उसको इकट्ठा करना। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है, अपन कैटेगरी वाइज मान लीजिए या एक साथ, और अपन ने कोई भी अलग अलग जगह से अपने पास में एक स्टॉक में बहुत सारी चीजें आई है, अपन ने स्टॉक करा है। जैसे कि क्या होता है, एक वोल सेलर है, ठीक है, वोल सेलर क्या कर रहा है भी अलग अलग जगह से, और जो भी जिस यूनिट को उसको सही रेट पे और जो भी बल्क में ऑर्डर होगा, ठीक है, वो उसको परचेज कर ले रहा है, और फिर वो उसको क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, अलग अलग प्लांट्स की है और उन सबको एक जगह इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपने क्या कर लिया, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। इस कैटेगरी को अलग रखा है, ए को अलग रखा, बी को अलग रखा, सी को अलग रखा, डी को अलग रखा, और उसके बाद डायरेक्टली आप कहाँ तक पहुंचा रहे हो, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। मतलब कंसोलिडेट कराया आपने उस सब चीजों को एक जगह, पहले तो इकट्ठी हुई अलग अलग प्लांट से ली हुई चीजें, और फिर उनको आपने कंज्यूमर तक जब जब नीड हुई है तब तक पहुंचाया है। नीड मतलब जैसे कि मार्केट से डिमांड आती है तो छोटी छोटी जितने भी और शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो माल कहाँ से खरीदेंगे, वो खरीदेंगे जितने भी होल सेलर्स होते हैं वहां से। तो उस टाइम होल सेलर क्या करते हैं, जो भी यूनिट जितनी भी डिमांड है उतने का सप्लाई वो देंगे। तो इस तरीके से मार्केट का जो एक सिस्टम है वो चलता रहता है। तो पहला तो था कंसोलिडेशन। और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग अपन देख रहे हैं कि वेयर हाउसिंग के फंक्शंस है वो क्या है। उसके बाद में सेकंड जो अपना यहाँ पे काम रहेगा वो क्या है भाई, ब्रेक द बल्क। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहा गया है कि बहुत हैवी, मतलब यूनिट मान लीजिए आप, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग रोहित, बहुत हैवी यूनिट में और आप क्या कर रहे हो, स्टोरेज के अंदर और जितना भी यूनिट है उनको इंक्लूड कर दे रहे हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग कृतिका। जैसे कि आपने क्या किया है, ब्रेक द बल्क का मीनिंग समझिएगा। ब्रेक द बल्क का मीनिंग यहाँ पे ये कहा गया है कि आप बहुत ही हैवी यूनिट्स परचेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों करते हैं भाई वो यूनिट्स परचेज, क्योंकि वो यूनिट्स आपको काफी हद तक और एक क्वांटिटी वाइज क्या मिलती है भाई, क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज आप मान लीजिए कि आपको काफी हद तक सस्ती पड़ती है। तो आपने क्या करा है, आप एक मीडिएटर है, आप मिडल मैन में, आप वॉल सेलर भी हो सकते हैं, आप रिटेलर भी मान सकते हैं आप खुद को। तो आप क्या कर रहे हैं, हैवी यूनिट्स को स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेक द बल्क का मीनिंग ये है कि आपने उस टाइम उसको तोड़ा है जिस टाइम मार्केट में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज कही गई है कि आप उस यूनिट को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने का मतलब मैंने आपको बताया था, एग्जांपल्स अपने मेडिसिन वगैरह के बहुत सारे एग्जांपल इस तरीके के लिए थे, जिसमें ये था कि एक साथ बल्क में ऑर्डर आप जब परचेज करते हो आपको बहुत हद तक उस पर प्रॉफिट मिलता है, और जब थोड़ी थोड़ी यूनिट्स आप डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई जब मार्केट में देंगे तो उस पे आपको उतना प्रॉफिट, मतलब जितना आपने परचेज पे लिया था उससे ज्यादा आपको सेल पे प्रॉफिट मिल पाता है। गुड मॉर्निंग खुशी। तो इस तरीके से ब्रेक द बल्क कि आप उस टाइम बल्क को तोड़ेंगे जिस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट में एक डिमांड आपकी प्रोडक्ट की बनी रहेगी। इसमें भी सेम चीज कही गई है, द वेयर हाउसिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड from the production plants into smaller quantities. These smaller quantities are then transported according to the requirement of clients टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे ही छोटे छोटे शॉपकीपर्स है उनकी डिमांड आती है, आप उस डिमांड को क्या करते हैं, कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेंशन करो। थर्ड है अपना यहाँ पे स्टॉक पिलिंग। ठीक है, स्टॉक पिलिंग का क्या बोला है भाई, यहाँ पे भी
स्टॉक को इकट्ठा करने की बात ही करी गई है, इसका मीनिंग उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जी। अगर किसी को भी सेकंड पॉइंट में है प्रॉब्लम तो वो बता दीजिए। इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट फंक्शन अगर अपन देखें तो ये क्या कह रहे हैं भाई, काफी सारे जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर ट्रेडर भी अपन उनको कह सकते हैं, ठीक है, मर्चेंट्स भी अपन कह सकते हैं, व्यापारी अपन हिंदी में वर्ड यूज करें तो वो क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग उनको जो गुड्स है वो मिलता है भाई, ठीक है। और जिनको वो क्या कर लेते हैं, सारा स्टोरेज है, जैसे कि मान लीजिए दिवाली के आसपास है, वो विंटर कलेक्शन है वो आ गया है दुकानों के अंदर। अब भाई दिवाली के आसपास से तो शॉल वगैरह बिकने शुरू नहीं हो रहे, ठीक है, वुलन की बहुत मतलब हैवी जो जैकेट्स है वो नहीं बिकनी शुरू हो रही, वो तो अपन जैसे क्रिसमस का एंडिंग चल रहा है या फिर जनवरी फर्स्ट वीक चल रहा है उसके टाइम में ज्यादा ठंड अपन मान सकते हैं। तो उस टाइम तक वो क्या करते हैं, उस सारे कलेक्शन को कहाँ पे स्टोर करके रखना चाहते हैं, अपने जो भी स्टोरेज होते हैं, वेयर हाउसिंग अपन वर्ड यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कहा गया है कि वेयर हाउसिंग के अंदर वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टोर करे जाते हैं जिनका तुरंत यूज नहीं होता, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपने को करना है वो अपन स्टोरेज का यहाँ पे देखेंगे। गुड मॉर्निंग अश्वित। इसके अलावा इनके लिए कहा गया है कि देखो एक एग्जांपल भी दिया गया है कि जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी क्रॉप जो कि एक सीजन वाइज उगाई जाती है, ठीक है, और उनका यूज अपने को क्या करना होता है, पूरे ईयर करना होता है, तो उनको स्टोर करके रखना जरूरी है। समझिएगा, स्टॉक फिलिंग का मीनिंग इन्होंने इस तरीके से बताया है, जैसे कि गेहूं की फसल होती है, ठीक है, या फिर बाजरा होता है, तो बाजरा तो चलो ठीक है 2 से 4 महीने है वो लोग खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह पाता। पर गेहूं का जब क्रॉप वगैरह का एग्रीकल्चर का अपन देखे तो उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके की क्रॉप मानी गई है, जैसे दालें वगैरह होती है, इन सब में ये बोला गया है कि इनका जो क्रॉप है, ठीक है, वो अपन उगाते तो साल में एक ही बार है, पर उसका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो अपन कितने महीने तक खाते हैं, वो खाते पूरे साल। तो उसके लिए एक सही तरीके से इनका स्टोरेज भी जरूरी होता है, यहाँ पे वो चीज देखी गई है बिल्कुल, कि ऑफ सीजन में गुड्स है वो अवेलेबल करवाना। अब इनमें भी अलग अलग होती है कि गेहूं है उसमें भी थोड़ा बहुत रेट है वो ऊपर नीचे होता है। अगर ऑफ सीजन में कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो दो तरीके से होगी। अगर डिमांड ज्यादा है तो वो पर्टिकुलर थिंग है वो महंगी बिकेगी। अगर डिमांड नॉर्मल है, जैसे कि आप नॉर्मल डिमांड में अगर कोई भी गुड्स है वो परचेज करते हैं तो उसका प्राइस है वो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में एक्स्ट्रा डिमांड उसकी नहीं है। अगर मार्केट में कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड होती है, जैसे कि कोविड सिचुएशन में बहुत सारी चीजों की हुई थी, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे ये एक इकोनॉमिक्स का रूल है, ठीक है, ये आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई डिमांड ज्यादा हो रही है तो ऑटोमेटिकली प्राइस है वो आपका हाई होगा, और जैसे ही डिमांड नॉर्मल में जा रही है या कम में जा रही है तो वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है भाई आपका, जैसे मतलब ठीक रेट में, नॉर्मल रेट में ज्यादा उसका नहीं होगा। तो ये आपका कहा गया स्टॉक पीलिंग के लिए कि थोड़ा थोड़ा फिर क्या करा जाता है, जो भी आपका स्टोरेज है उससे थोड़ी थोड़ी यूनिट है वो आपको यूज करने के लिए दी जाती है, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत बताइए। उसके बाद अपना है वैल्यू एडेड सर्विसेज। बताओ फटाफट। ठीक है, अब देखो वैल्यू एडेड सर्विस में क्या बोला गया है कि भाई जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं उसमें कुछ ऐड भी करके दे रहे हैं। क्या ऐड करके दे रहे हैं, हम लेबलिंग, पैकेजिंग का काम, स्टैंडर्डाइजेशन का काम, या अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का काम, ये सब भी एक वेयर हाउसिंग या स्टोरेज वर्ड अपन यूज कर सकते हैं। वहां पे जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर गुड्स का टेक केयर करने का काम कर रहे हैं, वो अपने को इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। काफी बारी क्या होता है, अपन एक साथ और ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो उस टाइम अपने को कुछ प्रोडक्ट देखने की भी जरूरत होती है, जैसे कि एक या दो प्रोडक्ट आपने क्या किए, उनमें से खोल के देखे हैं, तो खोल के देखने के बाद में उनका दोबारा पैकेजिंग करना, उन पे लेबलिंग वगैरह लगाना, उसको किस कैटेगरी में क्या डालना है, ठीक है, किस कैटेगरी में उसको अपन इन्वॉल्व करेंगे, ये सब चीजें भी। और अपने को वेयर हाउसिंग या स्टोरेज में रहने वाले जितने भी मतलब मेंबर्स हैं वो इस तरीके की फैसिलिटीज अपने को अवेलेबल
करवाते हैं। ठीक है, सेम चीज बोलिए, देखना कि certain value added services are also provided by the warehousing such as transit mixing। ठीक है, अपन मैं जैसे बात कर रही हूँ सबसे पहले कि मिक्सिंग का काम यहाँ पे देखा जाता है, पैकेजिंग का काम भी देखा जाता है और लेबलिंग का काम भी यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद में गुड्स समटाइम नीड टू बी ओपन एंड रीपैक्ड and labeled again at the time of inspection by prospective buyers। उस टाइम जो भी खरीदने वाले बायर्स है या कंज्यूमर अपन कह सकते हैं, वो एक बार एक या दो प्रोडक्ट को खोल के देखेंगे, तो उसके बाद में उसको दोबारा पैकेजिंग करना, उसको मतलब सेम पहले जैसा प्रोडक्ट था वैसा ही बना के रखना, ये सब काम भी वेयर हाउसिंग में रहने वाले मेंबर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्राइस। प्राइस के लिए क्या कहा गया है अभी बताइए। ठीक है, स्टेबिलिटी बोली गई है प्राइस में, कैसे बताइए। ये कह रहे हैं सारे का सारा डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस है वो यहाँ पे फिक्स अपने करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब भी डिमांड है वो कम हो रही है तो सप्लाई ज्यादा। ठीक है, मतलब सप्लाई का ज्यादा क्या कह रही हूँ, यहाँ पे कहा गया देखो, प्राइस आर कंट्रोल व्हेन सप्लाई इज इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड डिमांड इज स्नैक एंड वाइस वर्सा, दोनों चीजें इसके अंदर हो सकती है, उलट पलट दोनों चीजें आती हैं। बताओ, यहां तक बताओ फटाफट। जैसा जस्ट मैंने बताया ना कि सप्लाई जब बढ़ेगी, ठीक है, मतलब ये हो रहा है कि भाई डिमांड आपके पास आई है और सप्लाई आपने तुरंत करी है, ठीक है, तो उस टाइम में प्राइस जो है वो कंट्रोल करा जा सकता है। और ये है कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई भी एक टाइम पे नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, डिमांड जब आपकी एक जरूरत से ज्यादा हो रही है और सप्लाई आप टाइम पे नहीं दे पा रहे, तब उस टाइम पे अपन ये कह सकते हैं कि प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, आपके कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे ही आप यूनिट्स वगैरह बनाते हैं, तो एक सेम जैसे कि आप लोग को मान लीजिए 100 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, तो 100 यूनिट ही नहीं बना रहे, वहां पे आपको कम से कम 150 या 170 यूनिट्स है वो बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी मार्केट से डिमांड आती है तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बना हुआ नहीं है, यही कहना पड़ेगा कि हाँ हम आपको टाइम पे अवेलेबल करवा सकते हैं, तो उस टाइम आपकी गुडविल है यहाँ पे इस चीज में मायने रखती है जी। और फाइनेंसिंग का पॉइंट है इसके अंदर, लास्ट क्या कहा गया है अभी बताइए। एडवांस मनी का बोला गया है, वेयर हाउसिंग ऑनर्स एडवांस मनी टू द ऑनर्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। जैसे कि पहले के टाइम में अपन ने नहीं, वो अपन पढ़ते थे भी, सेठ साहूकार क्या करते थे कि कोई भी और सिक्योरिटी रख लिया, और सिक्योरिटी के बदले में आपको क्या किया गया है, फाइनेंस का जो मतलब फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाया गया है। आजकल सेम जो काम है वो कौन कर रहा है भाई, वो काम कर रही है बैंक, जो कि एडवांस आपको पे तो कर देंगे और बदले में आपको कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी है वो उनके पास जमा करवानी पड़ती है, तो उसके बदले में आपको एडवांस मनी है की फैसिलिटी जो है वो बैंक या फिर जिससे भी आप ले रहे हैं वो फाइनेंस फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अब देखो, फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग, पहला कंसोलिडेशन पढ़ा है, सेकंड ब्रेक द बल्क। किस टाइम करेंगे, जिस टाइम थोड़ा सा मतलब डिमांड अपना रहेगा। स्टॉक फिलिंग, एग्रीकल्चर एग्जांपल याद रखेंगे। वैल्यू एडेड सर्विस, पैकेजिंग, लेबलिंग और मिक्सिंग वाला जो फंक्शन है वो भी ये करते हैं साथ में। प्राइस का स्टेबिलिटी बोला गया है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका सेट होगा, और उसके बाद है फाइनेंस का फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है तो। बताओ, अब जो पढ़ा है उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। ठीक है, तो एक बार के लिए समरी ही अपनी बची है, बाकी ये चैप्टर है ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे और कुछ पॉइंट पूछे गए थे, नेहा ने पूछे थे शायद। नेहा, किन्होंने पूछे थे? रक्षा ने, सॉरी रक्षा ने पूछे थे। ठीक है, ओके ओके। 3 पॉइंट पूछे हैं आपने। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, ऑलमोस्ट गुड फेथ हो गया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी समझ आ गया आपको, इंडेमनिटी प्रॉक्सिमेट कोज भी हो गया। ये 3 पॉइंट इनका थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सभी इसमें देखेंगे भाई। सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन और मिटिगेशन 3 पॉइंट है। सबसे पहले सब्रोगेशन बताइए भी, जिसको भी आता है मिलके डिस्कस करेंगे। सब्रोगेशन के पॉइंट में मैंने क्या बताया था? सब्रोगेट करना, बताइए। बताइए बताइए, अगर ध्यान है तो, कि क्या बताया था इस पॉइंट में। ज्यादा दिन तो हुई ही नहीं है पढ़ाई में, थोड़ा बहुत भी। थोड़ा सा हिंट देते तो याद आ जाएगा, पर मैं हिंट दूंगी नहीं आपको। कंपनसेशन ओनली फॉर लॉस रिलेटेड पॉलिसी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस इन्वॉल्व। ओके, और बाकी? जल्दी बताइए भाई। इंश्योरर को इंश्योर्ड के साथ रहना जब क्लेम मिलना हो शायद। ठीक है रोहित, सही बताया आपने। थर्ड पार्टी इंश्योरर कॉज लॉस टू इंश्योरर, वेरी गुड नेहा। Insured should not be allowed to make any profit. Very good, Toshi. Third party to another party legal right to collect a debt or damages. Very good. मैंने कहा था नहीं, 2-4 स्टूडेंट ही है, बस उनको ही रिप्लाई करना है, उससे ज्यादा अपन इधर उधर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, क्यों दिमाग लगाना है? मैम पूछेगी, ये बता ही देंगे, अपने को मेहनत की जरूरत ही नहीं है। 2-4-5 स्टूडेंट है और फटाफट इन्हीं का रिप्लाई आता है, और एक्चुअल में ये बढ़िया भी है, आप लोगों के लिए अच्छा है। जितना आप रिवाइज करेंगे, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, सब्रोगेशन का मीनिंग यहाँ पे रक्षा ये देखेंगे सबसे पहले तो, कि दो ही, हर एक पॉइंट पे अपन ये डिस्कस करा है। प्रिंसिपल्स की बात करें इंश्योरेंस की, सबसे पहले टू लीगली परस्यू थर्ड पार्टी दैट कोज इंश्योरेंस। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, वेरी गुड सुधीर। सबसे पहले 2 पार्टी है, एक है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड। इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी है वो प्रोवाइड करवा रहा है, इंश्योर्ड पार्टी जो कि उसको एक्सेप्ट करने का काम करी और बदले में प्रीमियम का जो भी अमाउंट है वो पे करती है। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज अगर अपन इजी से इजी लैंग्वेज में देखें
तो ये कहा गया है इंश्योरर जिस टाइम क्लेम अमाउंट मिलना हो उस टाइम प्रेजेंट रहे। दूसरा चीज बोला गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो ना ले, ठीक है। एक होता है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मान लीजिए, ठीक है, या फिर एक ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है, वो कभी भी इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉफिट या अपना प्रॉफिट है या प्रॉपर्टी है वो कभी भी एग्री ना करे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोला गया है कि जो ऑनरशिप है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती जिसका प्रॉपर्टी है, मीनिंग जिन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सेप्ट करा है उन्हीं का यहाँ पे राइट बनेगा और वही इस क्लेम को, इस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करने के लिए भी मतलब माने जाएंगे, सही पर्सन माने जाएंगे। इसमें ये चीज बोली गई है कि सब्रोगेशन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज इन्वॉल्व, जब क्या हो भाई, जिस टाइम एक इंश्योर्ड है वो इंश्योरर को कहे इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कभी भी आप नहीं कमा सकते। प्रॉपर्टी और एक मतलब फाइनल जो प्रॉपर्टी के ऑनर है वो कौन कहलाएंगे, वो एक इंश्योर्ड ही कहलाएंगे। सेकंड है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कहा गया है बताइए, बताओ। ये कहते हैं हम एक्चुअल लॉस आप मानते हैं कि भाई हमें एक्चुअल लॉस जितना हुआ है हम उतना भी, और जैसे लाइफ इंश्योरेंस अपन ने पढ़ा था तो ठीक है जितना एक्चुअल लॉस हुआ है वहां तक भी रिकवर हो जाएगा, पर एक्चुअल लॉस से ज्यादा आप ये सोचते हो कि आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर ले, वो चीज इसके अंदर नहीं हो पाएगी। जितना आप मतलब एक सारा आप मान लीजिए डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करके और जितना आपका प्रॉफिट बनता है, जितना आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से मिलना चाहिए आपको उतना ही क्लेम मिल पाएगा, उससे ज्यादा के आप ना तो हकदार हो ना ही आपको मिल पाएगा। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर अपने को ये कहा गया है कि दिस प्रिंसिपल इट इज राइट ऑफ एन इंश्योरेंस हु हैज पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस to call upon other liable insurers to contribute for loss payment, ठीक है जी। डबल इंश्योरेंस का बात अपन ने करा था ना, तो डबल इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक ही कंपनी से अपन ने और एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके और दो इंश्योरेंस करवा लिए, तो उसमें से कौन से को अपन देखेंगे, नियर बाय से जो भी अपने को लॉस हुआ है वही अपने लिए उसका सोर्स माना जाएगा। ऐसा नहीं कि दो दो बार अपने को इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं। डबल इंश्योरेंस की कंडीशन में एक सब्जेक्ट पे आपने दो इंश्योरेंस ले रखे हैं एक ही कंपनी से, तो उनमें से एक ही इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा, दो का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। ऐसे तो भाई कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली जाएगी कि अपन ने एक ही सब्जेक्ट के लिए दो दो बार इंश्योरेंस ले रखे, तीन तीन बार इंश्योरेंस ले रखे, तो वो चीज नहीं पॉसिबल हो पाएगी। जी, इंश्योर्ड विल हैव नो राइट टू रिकवर मोर देन फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्चुअल लॉस, बिल्कुल। और लास्ट मिटिगेशन, मतलब लॉस को कम करने का काम कर रहा है। मिटिगेशन का मीनिंग जो है वही यही है कि भाई लॉस को मिनिमाइज करने का काम आपका कर रहा है। मिनिमाइज का काम आपको भी करना है, कैसे करेंगे आप, जब भी कोई फायर वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था याद हो तो, किसी को क्या बताया था भाई बताइए, मिटिगेशन के लिए लॉस को कम करना, मिनिमाइज करना, इसमें एग्जाम्पल अपना क्या रहा था, बताइए। जी, हीट वाला हाँ। टेक रिस्पॉन्स रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज लॉस, वेरी गुड तोशी। जितना हो सके अपने गुड्स को बचाना, जैसे कि ऐसा नहीं है भाई फायर ब्रिगेड आने वाली है और लॉस हो रहा है तो भाई कोई बात नहीं, मैं क्यों कोशिश करूं, आग लग रही है तो क्लेम तो मैंने कर ही रखा है, ठीक है, और सॉरी पॉलिसी मैंने ले रखी है, क्लेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो वो चीज नहीं होगी। अगर कहीं से भी ये उनको थोड़ा बहुत भी रियलाइज हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत गुड्स है वो बचा सकते थे फिर भी आपने उस गुड्स को सेव करने का काम नहीं करा, तो फिर आपको उसका जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जानबूझ के आग वाग लगा दी है तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना आप उसको मिटिगेशन मतलब लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना लॉस को कम कर सकते हैं उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस लॉस को मिनिमाइज करने का काम करें, जब तक कि कोई भी फायर ब्रिगेड है या जो भी सब्जेक्ट है से रिलेटेड है वो नहीं आ जाते, ठीक है।
जी, बाकी और कोई क्वेश्चन? पढ़ाई की थोड़ी बहुत निकले कोई डाउट? वेलकम रक्षा। अभी टाइम है, ठीक है, भागना नहीं है किसी को भी। चैप्टर ही अपना हुआ है, बाकी तो बाकी है ना। लेकिन मैम अमाउंट तो पूरा देते हैं, तो उन लोगों को लॉस कैसे हुआ? किनको किनको लॉस कैसे हुआ? 2 से ज्यादा कंपनी में इंश्योरेंस करवाने वाले टॉपिक, इसमें भी इनका ये होता है, ठीक है, इनमें सिस्टम होता है कि भाई पहले ही जैसे थोड़ा बहुत बता दिया, जैसे कि डबल इंश्योरेंस में ये कहा है ना कि नियर बाय, एक तो कौन सा है, दूसरा रक्षा क्या कह रहे हैं कि पहले वो इंस्पेक्शन करते हैं एक्चुअल लॉस को, बिल्कुल, और उसके बाद में कंफर्म भी करेंगे। तो नियर बाय में जो ज्यादा मतलब आपको हो रहा है ना कि भाई एक से नियर बाय लॉस आपको ज्यादा हो रहा है, तो वो आपको पे कर देंगे। डबल इंश्योरेंस में ऐसा थोड़ी है कि आपने दो दो तीन तीन पॉलिसी ले रखी है एक ही जगह से, तो वो उसका पैसा कभी आपको नहीं देंगे। हाँ, आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप चाहे तो आप कोई भी इंश्योरेंस है उसको देख सकते हो, पर उनका जब लॉस हो रहा है तो वही कंपनी को तो लॉस होगा ना, कंपनी को तो बहुत ज्यादा लॉस होगा इस चीज से। तो इनका ये कुछ सिस्टम होता है। डबल पॉलिसी, डबल इंश्योरेंस का आई थिंक ये पहले क्लियर भी कर देते हैं कि डबल इंश्योरेंस की कंडीशन में क्या इनके रूल रेगुलेशन बनते होंगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तभी लोग डबल इंश्योरेंस करवाते होंगे, ठीक है, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी वो एक्सेप्ट करते होंगे, कहीं ना कहीं फायदा तो कुछ तो मिलता ही है। जी, अब चैप्टर तो आ गया, समझ में आ गया ना, यही माने। नो मैम, जो लोग 2 कंपनी में इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनको मिलना चाहिए कंपनी में। 2 कंपनी अलग अलग जैसे है तो उसमें तो थोड़ा बहुत फिर भी बताया गया है, ठीक है। 2 इंश्योरेंस अपन लेते हैं तो उसमें तो थोड़ा बहुत फिर भी है। आवाज क्लियर है मेरी? डबल इंश्योरेंस वाला तो अपन कंफर्म कर लेंगे। डबल इंश्योरेंस में क्या क्या इनके रूल्स होते हैं ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है, जैसे बुक में जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा अपन डबल इंश्योरेंस वाला कर लेंगे। क्रॉस और बियरर बताइए भाई, क्रॉस और बियरर में क्या करेंगे? डबल इंश्योरेंस के तो और भी जैसे इनकी जो रूल्स होते हैं ना, वो अपन मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करके और फिर आपको बता दूंगी कि क्या इनकी अभी क्या चल रहा है टाइप्स वगैरह में, या अभी ये क्या फैसिलिटी दे रही है डबल इंश्योरेंस के लिए। वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ से देख के और फिर बताऊंगी, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर अपन मतलब ऐसा कभी इतना वो हुआ नहीं है कि इतना ब्रीफली अपन ने, और इंश्योरेंस को कभी फिर भी डबल इंश्योरेंस का तो मुझे खुद भी है कि थोड़ा बहुत अपन दोबारा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक बार तो हो गया है, अपना बुक में जितना दिया हुआ था उतना नॉलेज तो अपने को हो गया है।
बताओ भाई, बियरर चेक और क्रॉस चेक बहुत बार डिस्कस भी हुआ है और बहुत अच्छा भी है, ये दोनों ही टॉपिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मीनिंग का ही है बिल्कुल। क्रॉस चेक इज सेफेस्ट वे टू ट्रांसफर मनी। बियरर में तो आपको फर्स्ट सर्विसेज मिल जाती है और क्रॉस चेक में नहीं मिल पाती, क्रॉस चेक में डबल लाइन भी होती है। वेरी गुड रक्षा जी। क्रॉस चेक में इंडिविजुअल का नाम होता है, बियरर में ये है आपको इमिडिएटली पैसा चाहिए, ठीक है, तो बैंक काउंटर पे जाइए, पैसा आप ले सकते हो। जबकि क्रॉस चेक में क्या हो रहा है, आप पहले उसको डिपॉजिट करवाएंगे, डबल वाला काम हो जाता है, ठीक है। इसमें डबल लाइन होता है, जिसमें क्या करेंगे अपन, पहले आप अपना जो भी चेक आपको मिला है वो आप जमा करवाएंगे उसके बाद में, और आपके अकाउंट में जब वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद में आप उसको यूज कर पाएंगे। क्रॉस विच आर टू बी डिपॉजिटेड ओनली इन पेज अकाउंट, बिल्कुल। इसमें एक ही चीज याद रखे यहाँ पे तोशी, कि क्रॉस पहले बियरर का याद रखना कि बियरर में ये होता है कि इमीडिएटली पैसा चाहिए तो आप तुरंत उसको क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करके पैसा ले सकते हो। जबकि बियरर में इसमें क्रॉस चेक में ये होता है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप पहले वो अपने ही अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट करवाते हैं, देन उसका प्रॉफिट आपको मिल पाता है। जी। बाकी और कोई क्वेश्चन? अब मैं पूछ लूं थोड़ा सा। जी बताइए अपूर्वा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कहाँ चले गए? एक्सरसाइज में चले गए क्या? एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, ये वाला बताइए। इसमें देखो क्या बोला गया है, सभी देखो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? रिस्क शेयरिंग, ठीक है, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, लैंडिंग ऑफ फंड्स, और नन ऑफ द अबो। बताइए। अपूर्वा ने मुझसे मतलब पूछा है कि मैम लैंडिंग ऑफ फंड्स होगा क्या। बाकी अपने अपने व्यूज रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? रिस्क शेयरिंग, लैंडिंग ऑफ फंड्स, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। तीनों में से देख लो भाई। बिल्कुल सही है अपूर्वा, क्वेश्चन भी अच्छा था बिल्कुल। तीन ही दिए गए हैं। रिस्क शेयर करने का काम बिल्कुल कर रहा है इंश्योरेंस, मिनिमाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है, रिस्क को डिवाइड कर देता है।
असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, अलग अलग कैपिटल फॉर्मेशन का, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था कि बैंक भी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहा है, वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स में और इंश्योरेंस कंपनी है वो भी, और क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं पैसा, और लैंडिंग ऑफ फंड्स इस तरीके का कोई भी काम है इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर पाती। अब हो गए, अब मैं पूछूं। बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने के लिए कहा जाए, कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। कौन कौन सा? कॉमर्स के कितने टाइप्स हैं? कॉमर्स के टाइप कौन कौन से? ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या कह रहे हैं अपने को? ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या इन्वॉल्व करेंगे? एक एक पॉइंट ही बता दो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जस्ट पड़ेगा पॉइंट। इंश्योरेंस हुआ, वेयर हाउसिंग वगैरह हुआ, बैंकिंग हुआ, फाइनेंस हुआ, ये सभी चीजें ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसको अपन सेकेंडरी फंक्शन भी कह सकते हैं, सेकेंडरी भी कह सकते हैं इसको अपन। जी। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ? मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ? मेनली कितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया था? मेनली कितने सेक्टर्स को इन्वॉल्व करा गया था? और एक या दो एक आपसे एग्जांपल लिए जाए कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में मेन कौन कौन से अपने थे सब्जेक्ट, तो बताइए क्या क्या ऐड करेंगे, किन किन पे फोकस करा गया था? हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी, और फिर है केमिकल ऑटोमोबाइल हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वेरी गुड। स्टार्टिंग ए बिजनेस, कोई भी बिजनेस फर्म को स्टार्टिंग देने का काम कर रहे हो, कौन कौन से बेसिक फैक्टर सामने आ रहे हैं? कोई भी 2 से 3 पॉइंट। स्टार्टिंग ए बिजनेस, एनी टू बिजनेस फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर्स। Selection of a business line, very good. Selection of a place, very good. Location choice, size. What is Hindi? What is Hindi? Very good. Instrument of exchange.
HUF का फॉर्मेशन कब था? कौन सी फॉर्मेशन एक्ट थी? HUF फॉर्मेशन एक्ट, वेरी गुड। हिंदू सेसेशन एक्ट 1956। और सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस कौन सा है आपके नजरिए से? सबसे अच्छा बिजनेस फॉर्म कौन सा है? HUF, कंपनी कोऑपरेटिव, सभी। अच्छा, इसमें अपने को क्या देखना है कि इसमें चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे उसमें अपन मतलब प्रॉफिट की बात करें या फिर पॉजिटिविटी को देखें, नेगेटिविटी को देखें, सभी चीजों को मेजर करके देन अपने को ये बताना है कि कौन सा सबसे सही वाला मोड होता है बिजनेस का। ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है? पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन होती है सारी। इसमें दो चीजें आ सकते हैं, MOA और AOA। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया था ना। MOA तो होता है कंपनी का इंटरनल या एक्सटर्नल, बताइए। MOA के लिए क्या बताया था, इंटरनल की एक्सटर्नल? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम जो है कंपनी का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है कि इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है? और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल की एक्सटर्नल, बताइए। वेरी गुड रक्षा, याद है आपको। MOA की बात करते हैं ना, मेमोरेंडम जब भी बनता है एक कंपनी में, दो ही तरीके के डॉक्यूमेंट बनेंगे हमेशा, बिल्कुल। ठीक है सुधीर, वेरी गुड। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA हमेशा किसके लिए बनता है भाई? वो बनता है कंपनी के एक्सटर्नल के लिए, और इंटरनल के लिए हमेशा AOA आर्टिकल है वो हमेशा यूज करा जाता है। वेरी गुड। ठीक है, कंप्लीट करें आज की क्लास। बहुत ही अच्छे रिप्लाई दिए हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो जो रिप्लाई हमेशा देते हैं, बहुत ही अच्छा सबने रिप्लाई दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय रोहित। थैंक यू सुधीर। कैसे पता आपको?
थैंक यू सो मच सुधीर। बाय कुलदीप, बाय अश्वित, वेलकम अपूर्वा। थैंक यू नेहा, सेम टू यू। बाय अपूर्वा, बाय मोहित, वेलकम। थैंक यू राकेश, थैंक यू नेहा। मैं ऐसे बोलती क्या रक्षा कि मेरा बर्थडे है। थैंक यू कुलदीप। कैसे पता चला भाई यहाँ पे सुधीर, बताइए आप कैसे आपको पता चला। थैंक यू रक्षा, थैंक यू विकास, थैंक यू मोहित। सच में पूरा दिन बहुत स्पेशल आपने बना दिया है। और कितनी प्यारी प्यारी विशेष मुझे 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 मिल रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू तोशी। सुधीर की सिस्टर कौन है बताइए जरा। थैंक यू तोशी, थैंक यू कृतिका, थैंक यू अश्मित। कौन है भाई सुधीर की सिस्टर, क्या नाम है। अच्छा निकिता। ओके। अच्छा मुझे आइडिया, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं था सुधीर की सिस्टर है निकिता। थैंक यू इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेष के लिए अगेन, थैंक यू सो मच। पार्टी बिल्कुल, 12th की भी पार्टी बाकी है। अब मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स 11th में बन गए हैं, उनकी पार्टी भी बाकी है। जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी सबसे पहले आप लोगों की पार्टी। ठीक है। बिल्कुल। आप लोगों से अच्छी थोड़ी पार्टी। आप लोग हैं तभी तो मैम है। नहीं नहीं नहीं। गिफ्ट कुछ नहीं होता इतना सारा, बस ब्लेसिंग है वो दे दिया, और बस इतना सारा रिस्पेक्ट और इतना सारा प्यार करते हो ना मैम को, वो गिफ्ट ही है मैम के लिए। फिर बड़े हो जाओगे और जॉब वगैरह लग जाएगी ना, तब मैं अपने आप गिफ्ट ले लूंगी कि लाओ भी गिफ्ट दो मेरा। अभी तो पढ़ो अच्छे से, गिफ्ट ही है फिर मैम का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आपको नेक्स्ट वाला क्लास भी लेना है। अगेन थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके।